हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले जीवों और उनके लक्षणों के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा स्मरण आपको दिलाऊं कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था जीव जगत के वर्गीकरण में, और जीव जगत के वर्गीकरण में हमने आपको यह बताया था कि जीवों के वर्गीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जीवों को दो जगतों में विभाजित न करके तीन जगतों में विभाजित किया जाए, क्योंकि लिनियस नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीव समुदाय को केवल दो ही जगतों में विभाजित किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। जो अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जीवों को दो जगतों में विभाजित करना पर्याप्त नहीं है, उनको तीन जगतों में विभाजित करना उचित है, और उसके लिए उन्होंने एक अलग जगत बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह से अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीवों को तीन जगतों में विभाजित किया। इसके बाद कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जीवों को तीन जगतों में ही विभाजित करना पर्याप्त नहीं है, उनको उनके लिए एक ऐसे भी जीवों की जानकारी हुई है जिनमें जो है कि वह प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। तो इस तरह से जीवों को कुल चार जगतों में विभाजित कर देना उचित होगा। तो आप कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीव समुदाय को चार जगतों में विभाजित किया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटी तथा किंगडम एनिमलिया। इसके बाद अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने जो प्रोटिस्टा जगत बनाया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वह एक कोश की होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन यह जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वह एक कोश की होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन एक जो प्लांटी जगत के जीव होते हैं यह बहुकोशिकीय होते हैं और उनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वेल डेवलप्ड इसमें न्यूक्लियस होता है। जो भाग इनके हरे होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण यह भोज्य पदार्थ निर्मित कर सकते हैं। और जो एनिमलिया के जंतु होते हैं वह हेट्रोट्राप्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ निर्मित करने की क्षमता नहीं होती है, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन एक ऐसे भी जीवों के बारे में जानकारी हुई है जिसमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है पौधों की भांति, किंगडम प्लांटी की भांति कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ निर्मित करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जो R.H. व्हाइटकर नामक वैज्ञानिक थे, सन 1969 में यह प्रस्ताव रखा कि पूरे जीव समुदाय को चार नहीं 5 जगतों में विभाजित कर देना उचित है। तो उसके लिए उन्होंने पूरे जीव समुदाय को 5 जगतों में विभाजित किया, और उन्होंने जो R.H. व्हाइटकर नामक वैज्ञानिक ने जो 5 जगत बनाए, उसमें नंबर 1 जगत किंगडम मोनेरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, और नंबर 3 जो किंगडम उन्होंने बनाया था वह बनाया फंजाई, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 एनिमलिया। इस तरह से R.H. व्हाइटकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में पूरे जीव समुदाय को 5 जगतों में विभाजित करके अध्ययन करने को कहा। और उसी की श्रेणी में हम लोग सर्वप्रथम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे किंगडम मोनेरा के जंतुओं और उनके लक्षणों के संबंध में। आइए सर्वप्रथम हम लोग यह जानते हैं कि किंगडम मोनेरा के जो जीव होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। किंगडम मोनेरा के जो जीव होते हैं, सर्वप्रथम तो यह आप जानें कि वह माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है।
दूसरा उनका जो लक्षण है, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। नंबर 3, इनकी शरीर में जो कोशिका पाई जाती है यह प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा। अगला जो इसका लक्षण है, यह जो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। ऐसा केंद्रक होता है, यानी ऐसे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिसके चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, यार्ड कहा जाता है। तो इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है किंगडम मोनेरा के जंतुओं में। और जो झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं, यह इसमें अनुपस्थित होते हैं। जैसे किंगडम मोनेरा के जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स इत्यादि संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। और उसमें जो राइबोसोम्स होता है, यह 70 यस प्रकार का राइबोसोम होता है, जिसमें यस एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है, जिसकी यूनिट होती है श्वेत वर्ग। तो किंगडम मोनेरा के जंतुओं में 70 यस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। किंगडम मोनेरा के जंतुओं में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ जीवों में इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। कॉन्जुगेशन द्वारा इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। और किंगडम मोनेरा के जो जंतु होते हैं, उसमें बाल जैसी पतली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको फ्लैजिलम कहा जाता है। यानी इसमें किंगडम मोनेरा के जंतुओं में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिलम होता है। अब किंगडम मोनेरा के जंतुओं को कुल 2 डिवीजन में, 2 प्रभागों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। किंगडम मोनेरा के जंतुओं को कुल 2 प्रभागों में विभाजित किया गया। प्रभाग 1 यू बैक्टीरिया और डिवीजन 2 यानी प्रभाग 2 आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके उसका अध्ययन करते हैं। एक है ट्रू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु, या जिसे केवल बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरा जो इसका भाग है, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, उसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। और तीसरा है उसका पार्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। और डिवीजन 2 जिसको आर्की बैक्टीरिया आप कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोफिल्स। आइए सर्वप्रथम हम लोग यह जानते हैं कि जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, या जिसे केवल बैक्टीरिया कहा जाता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, यह कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात यह सर्वव्यापी होते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, और यहाँ तक कि वह एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं। यानी जहाँ जीवन असंभव सा होता है, वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी बहुत ठंडे स्थानों और बहुत गर्म स्थानों पर भी यह पाए जाते हैं। अर्थात बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। इसके बाद दूसरा जो इनका लक्षण है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल को कहा जाता है जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब कि ऐसा केंद्रक पाया जाता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसमें
केंद्रक कला का अभाव होता है। और यह जो डीएनए होता है, इस डीएनए जो इसका एक आनुवंशिक पदार्थ है, इससे जुड़ी हुई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में डीएनए से जुड़ी हुई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और इस बैक्टीरिया में ट्रू वैक्यूल, सत्य रिक्तिकाओं का अभाव होता है, ट्रू वैक्यूल्स का अभाव होता है। बैक्टीरिया में पतली पतली ये संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा इनमें गमन होता है और इसे कहा जाता है फ्लैजेलम। यानी बैक्टीरिया में फ्लैजेलम द्वारा गमन होता है और यह फ्लैजेलम फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजेलिन यानी फ्लैजेलम फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। बैक्टीरिया काफ़ी गर्म स्थानों और काफ़ी ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और उस कोशिका भित्ति में एस्टिल ग्लूकोसामिन और एस्टिल मुरेमिक नामक पदार्थ पाए जाते हैं। वह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई नहीं पाई जाती है। और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज इत्यादि संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। बैक्टीरिया में 70 यस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 70 यस राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यह राइबोसोम्स समूह में होते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अर्थात यह पॉलीसोम्स कहलाते हैं। जब कई राइबोसोम्स एक दूसरे से चिपक करके एक समूह में पाए जाते हैं तो उसको पॉलीराइबोसोम्स अथवा पॉलीसोम्स कहा जाता है। तो यह 70 यस राइबोसोम्स होते हैं जो पॉलीसोम्स की अवस्था में पाए जाते हैं और इसमें सत्य रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ट्रू वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। इसकी कोशिका भित्ति के अंदर यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के अंदर जो उसकी प्लाज्मा कला होती है, यह एक अथवा दो स्थानों पर अंदर की तरफ अंगुलीनुमा प्रवर्धों में दबी रहती है, जिसको मीसोसोम्स कहते हैं। और यही मीसोसोम्स ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करती है। यानी इस मीसोसोम्स में उपस्थित एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज का अनाक्षिक श्वसन होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात मीसोसोम्स ठीक वही कार्य की जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और इसके इसमें जो यह बैक्टीरिया होते हैं, इस पर छोटे छोटे और भी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको पिलाई कहा जाता है। यह जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें जो विभाजन की प्रक्रिया है वह द्विविभाजन द्वारा होती है और द्विविभाजन एमाइटोसिस का एक प्रकार है। असमसूत्री तरह का विभाजन होता है और इसमें अलैंगिक जनन होता है। सदैव बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन बैक्टीरिया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है और बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकम्बिनेशन 3 विधियों द्वारा होता है, जिन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। यानी बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन द्वारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है। यह जो बैक्टीरिया होते हैं, यह पैरासाइट होते हैं
अथवा मृतोपजीवी होते हैं या सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो इस क्लोरोफिल से, जो कि हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे भिन्न होता है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके ये सब लक्षण हैं। इसके बाद आइए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने, क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया को स्टेन किया, उसका अभिरंजन किया, और उसको अभिरंजित करने के लिए उन्होंने क्रिस्टल वायलेट और मेथिलीन ब्लू का उन्होंने प्रयोग किया। तो जब क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया को स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट और मेथिलीन ब्लू से, तो देखा कि उनकी कोशिका भित्ति पर बैंगनी रंग चढ़ जाता है। लेकिन जब उसको उन्होंने अल्कोहल से वॉश किया, फिर इसके बाद उसको ठंडे पानी से वॉश किया, साफ किया, तो देखा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके की कोशिका भित्ति का रंग तो बैंगनी रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी कोशिका भित्ति साफ हो जाती है। तो जिन पर बैंगनी रंग रह जाता है इस क्रिस्टल वायलेट का, उसका नाम उन्होंने रखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जी पॉजिटिव। और जिनकी कोशिका भित्ति रंगहीन हो जाती है उसको उन्होंने कहा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और फिर इन कोशिका भित्तियों को पुनः उन्होंने डबल स्टेनिंग किया। फिर दोबारा जब उसको उन्होंने सेफ्रेनिन नामक पदार्थ से रंगा, सेफ्रेनिन से रंगा, तो देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन पर इस सेफ्रेनिन का कलर नहीं चढ़ता है, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं वह फिर गुलाबी रंग ले लेते हैं और साफ करने पर पुनः साफ हो जाते हैं। तो उन्होंने इस स्टेनिंग के आधार पर, यानी क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने स्टेनिंग के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में विभाजित किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें किस प्रकार से मोशन होता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजेलम द्वारा मोशन होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान इस फ्लैजेलम द्वारा गमन करते हैं। लेकिन जो पिलाई उसमें पाए जाते हैं, यह पिलाई कॉन्जुगेशन के समय आपस में, कॉन्जुगेटिंग पिलाई जो होते हैं वह आपस में एक दूसरे बैक्टीरिया को जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसके कारण उसमें कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद जो दूसरा उन्होंने भाग साइनोबैक्टीरिया दिया है, साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और इस साइनोबैक्टीरिया में हमने अभी आपको जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताया है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बताया है, तो आप यह जानिए कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया ये होते हैं जिनके चारों तरफ यह कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और लेकिन यह ग्राम निगेटिव की श्रेणी में आते हैं। और इनमें जो होता है कि हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, यानी इनकी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन अंदर की तरफ वह पोरस होती हैं, जिनसे होकर के वातावरण की नाइट्रोजन आती है और उस वातावरण की नाइट्रोजन का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से इनकी कोशिकाओं में स्थिरीकरण होता है। अर्थात जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यह नाइट्रोजन, स्वतंत्र नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के काम आते हैं। कहीं कहीं
तो इन साइनोबैक्टीरिया का ग्रीन मैन्योर के रूप में उपयोग किया जाता है, हरी खाद के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। सर्वप्रथम लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने जीवों में होने वाले निमोनिया रोग का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जीवों में जो होने वाला यानी पशुओं में जो होने वाला निमोनिया रोग है वह एक प्रकार के ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया द्वारा होता है और उसका नाम रखा उन्होंने माइकोप्लाज्मा। यह माइकोप्लाज्मा ऐसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति रहित मोनेरन है। यह इनके चारों तरफ कोशिका भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं और यह पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, बहुरूपी होते हैं और इन्हें जीवाणु छन्नों से भी नहीं छाना जा सकता, जीवाणु छन्नों से भी हो करके यह पास हो जाते हैं। तो जो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक पशुओं में होने वाले निमोनिया रोग का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि ग्राम निगेटिव नामक बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी हो जा रही है, इसलिए इस माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का नाम उन्होंने रख दिया PPLO, यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी PPLO। यह अब तक देखी गई सबसे छोटी जीवित कोशिका हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें जो आर्की बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया सबसे आद्य बैक्टीरिया होते हैं और इनकी उत्पत्ति उस समय हुई जब पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं थी, और जब पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं थी ऐसी दशा में आर्की बैक्टीरिया यानी आद्य बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई और इन्हें भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोफिल्स। जो मेथेनोजेंस होते हैं यह मेथेन उत्पन्न करने वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं और यह मनुष्य के मल और पशुओं के गोबर इत्यादि में पाए जाते हैं। जो बायोगैस बनती है, बायोगैस में पशुओं के मल का उपयोग किया जाता है और उसका सबसे मेन कंपोनेंट मेथेन होता है। तो यह पशुओं के मल और गोबर और जंतुओं के मल इत्यादि में पाए जाते हैं। और जो हेलोफिल्स होते हैं इनको तो NaCl या सोडियम क्लोराइड के घोल में या इनका कल्चर किया जा सकता है और यह प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां क्षारकता अधिक होती है। लेकिन जो थर्मोएसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया होते हैं यह काफ़ी गर्म स्थानों पर, यहाँ तक कि जहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक होता है वहाँ यह थर्मोएसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब मैं बैक्टीरिया के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दांतों के खुरचे हुए मैल और गंदे जल का अध्ययन किया, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया था उन्होंने। तो उसमें देखा उन्होंने कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम रखा उन्होंने टिनी एनिमलक्यूल्स, और यही टिनी एनिमलक्यूल्स बैक्टीरिया थे। परंतु लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इन्हें सर्वप्रथम वर्ग वर्मिस में रखा। लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इनको सर्वप्रथम वर्ग वर्मिस में रखा, परंतु एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने
एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इन टिन्नी एनिमल्क्यूल्स के लिए सर्वप्रथम बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था, यानी जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था। किसने जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था? एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में, यानी एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में टिन्नी एनिमल्क्यूल्स के लिए बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, जो किण्वन की प्रक्रिया है, वह जीवाणुओं द्वारा होती है। लेकिन लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने ही बाद में एक चीज़ यह भी बताया कि जो जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, यह इन्हीं टिन्नी एनिमल्क्यूल्स द्वारा होते हैं। और लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है जर्म थियरी ऑफ डिजीज। जर्म थियरी ऑफ डिजीज, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में यह पाया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग, पशुओं में एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको एंथ्रेक्स बीमारी कहा जाता है। यानी पशुओं में, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने यह पाया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग और मनुष्यों में होने वाला हैजा, मनुष्यों में होने वाले टीबी रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग कहा जाता है, और टिटनस जो क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा होती है, यह सारी बीमारियों का कारण भी जीवाणु ही हैं। फिर इसके बाद जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं के संबंध में एंटीसेप्टिक थियरी दिया। एंटीसेप्टिक थियरी, एंटीसेप्टिक थियरी इज गिवन बाय जोसेफ लिस्टर। इसके बाद लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं पर बहुत सारा अध्ययन किया और ऐसे जीवों को जिनको कि केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, उनके लिए एक अलग ब्रांच बनी जिसका नाम रखा गया माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is the branch of science which deals the study of microbes, यानी सूक्ष्म जैविकी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसको केवल नंगी आँखों से ही देख सकते हैं। और इसके बाद लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुई पास्चर। और एंटोनी वॉन लेवेनहॉक नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी is the branch of science which deals the study of bacteria, यानी जीवाणु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक नामक वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और सन 1885 से लेकर सन 1885 से 1914 तक बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे जीवाणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और इस समय में सन 1885 से लेकर के 1914 तक जीवाणुओं और बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों और उनसे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी हुई।
इसीलिए सन 1885 से 1814 तक का जो समय है उसको गोल्डन एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गोल्डन एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब तो विभिन्न प्रकार के रोग जैसे ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होती है, कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है, टिटनेस क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा होती है, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा जो लेप्रोसी की बीमारी होती है। इस तरह से बहुत सारे रोगों के बारे में जानकारी हुई और रोगों के कारण के बारे में जानकारी हुई, और यह भी पता लगा कि इस समय बहुत सारे रोग जीवाणुओं द्वारा ही होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जीवाणुओं द्वारा ही रोग होते हैं, रोगों के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे फंगस भी हो सकता है, कवक भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं। कोविड-19 आप देख ही रहे हैं, ये एक वायरस जनित रोग है, और रोगों के कारण प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो जीवाणु होते हैं इनसे अधिक मात्रा में जो रोग हैं ये होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जीवाणु केवल हानिकारक ही होते हैं, जीवाणुओं से बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जैसे डिस्टिलरी में, यानी जहाँ शराब बनती है वहाँ भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। बेकरी में, यानी जहाँ की पाव रोटी बनती है, डबल रोटी बनती है, वहाँ जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में, जैसे टेरामाइसिन, जिगामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, आरियोमाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वह जीवाणुओं से ही बनाई जाती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवाणु हमारे शत्रु और मित्र दोनों हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के जंतुओं के संबंध में। थैंक यू।